डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा ब्रेन झूठ बोल रहा है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ मिस इन्फॉर्मेशन, मिस कम्युनिकेशन। ये तुम्हारे ब्रेन की बदमाशी है जिसको तुम सच मान रहे हो। देयर इज़ नथिंग टू वरी। बी काम, बी कूल, एंजॉय योरसेल्फ। कैन एन एवरेज पर्सन, क्या एक एवरेज आदमी इसको टैप इन कर सकता है अपनी ब्रेन पावर को? न्यूरो साइंस हमें वो फ्रेमवर्क देता है कि ब्रेन कैसे काम करता है, लेकिन अगर आप उसका यूज़ करना नहीं जाने तो वो चीज़ आपके लिए कचरा हो जाएगी। हमने अपने ब्रेन को कुछ स्ट्रेस दिया या एक ऐसे फेवरेबल कंडीशन में नहीं एक इंसान है तो ये बीमारियां आएंगी। कि अगर हमारी एनर्जी जो है, जो हमारा आभा मंडल है, अगर ये श्रिंक्ड रहेगा, इसका मतलब अगर इसकी वाइब्रेशन लो है तो हम डिजीजेस के लिए मोर प्रोन हो जाएंगे। हम बहुत बार सुनते हैं कि माइंड बहुत पावरफुल है और हम इससे कुछ भी करवा सकते हैं, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका क्या साइंटिफिक बैकिंग है कुछ? न्यूरोप्लास्टिसिटी को अगर हम अपने हक में यूज़ कर पाएँ, लेफ्ट राइट ब्रेन के कोहेरेंस को हम इंक्रीज कर पाएँ, ब्रेन के जो एमिगडाला, ये एरियाज ब्रेन के हैं जो कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन पैदा करते हैं, उनको साइलेंट कर पाएँ। वी कैन मेक थिंग्स और ब्रेक थिंग्स विद दिस पावर। तो हमारे अंदर ना सेल्स हैं और इन सेल्स के अंदर अपनी एक इंटेलिजेंस है। उसी तरह से इन सेल्स का जब ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो एक सिस्टम बनाता है। मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। एग्जैक्टली। सो व्हाट इज दैट? सोमा मीन्स बॉडी एंड साइको मीन्स ब्रेन। ये सिंपल कहता है कि जो ज़्यादातर बीमारियां हैं वो हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं। जो लोग साइंस को मानते हैं वो क्वांटम हीलिंग के जो प्रैक्टिसेस है उसको प्लासिबो बोल देते हैं बहुत इजीली। सो इज इट प्लासिबो? अगर आप माइंड पे काम करो तो यू विल बिकम सक्सेसफुल, यू विल हैव फोकस, क्लैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ से हमें गाइडेंस मिलती है, जहाँ से हमें पावर मिलती है, जहाँ से हमें फोकस मिलता है और ये पता चलता है कि हम आखिर क्यों बने। फ्रंटल लोब जिसके अंदर क्रिएटिविटी, विजडम की पावर। तो साइंस तो सेम है, बुक्स तो सेम उन्होंने पढ़ी है, एंड आई थिंक प्रॉब्ली दे आर गिविंग द सेम केमिकल्स टू यू। हमारे बॉडी में जिसको कि डेविल्स कॉकटेल कहते हैं, एड्रीनलिन एंड कॉर्टिसोल, इसका लेवल बढ़ता है और जब इसका लेवल बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये सीधा सीधा हमारी इम्यूनिटी को इम्पैक्ट करता है, जैसे कि लव के, जॉय के, रिलैक्सेशन के, कॉम्पैशन के। तो वो जीन्स रेप्लिकेट होंगी जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। अगर हम अपने बॉडी माइंड पे कितना भी काम कर लें, लेकिन अगर हम अपनी एनर्जी को प्यूरिफाई नहीं करते हैं, वो एफर्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारी एनर्जी को भी प्यूरिफाई करे, तो डिजीजेज लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगी। आपने अभी बात की एनर्जी प्यूरिफाइंग की, तो वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, एनएलपी, दीज ऑल थिंग्स आर नथिंग बट लाइक सीड्स। और सीड्स तभी काम करेगी व्हेन द सॉइल इज रेडी। स्पिरिचुअलिटी और साइंस का क्या कनेक्शन? आपको ये बताता है कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट, इट्स टू शॉर्ट, जहाँ पे एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, डिप्रेशन के लिए टाइम नहीं है। प्लेफुल, क्योंकि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फेलियर, इट्स जस्ट टेम्पररी गेम। पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है Exactly. ये। सो इफ समबडी हु स्पिरिचुअल, तो साइंटिफिकली अगर बात करें तो उसके ब्रेन में ऐसा क्या फंक्शनिंग होती है कि वो खुश रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है और डिजीज फ्री रहता है? आपका ब्रेन कह रहा है नहीं, अब नए सर्किट्स बनाने हैं तो हमें तो न्यूरॉन्स चाहिए, पावर चाहिए। वो सर्किट्स टूटनी शुरू हो जाती हैं। दैट इज द टाइम यू टेक योर पावर बैक थ्रू मेटाकॉग्निशन, यू आर ब्रेकिंग दोज सर्किट्स। कैसे वो हर चीज़ के लिए मेडिसिन पे ना निर्भर रहे और वो क्या कर सकते हैं? कि दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी हमारे अंदर ही है और दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हमारे ब्रेन के अंदर है। Wow, this is interesting because an MBBS doctor is speaking about this. Lovely. But you still believe that mind power can heal. This creates immense hope, immense power. You are not a helpless victim. You can create anything. You can change your brain. Stress is the biggest problem these days. Everybody is saying मुझे stress है, time नहीं है, बहुत busy हूँ. But parasympathetic nervous system is RRR. Relax, rejuvenate and refresh. Sounds magical. Yeah. But it is possible. true and possible and scientific. प्यारी बात बोल दी कि positivity है. Just take out the negative. Yeah, exactly. We don't have to bring the positivity. Yeah. So the world needs more empathetic people, Yeah. healers. Hi, welcome to the ULC, the Ultimate Lifestyle Change. मैं हूँ प्रियंका, इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर। आज के इस पॉडकास्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात होने वाली है। समझेंगे कनेक्शन बिटवीन साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग। यस, आप कैसे इन तीनों चीज़ों को समझकर अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल, ब्यूटिफुल एंड पीसफुल बना सकते हैं। इट इज़ ऑल इन योर हैंड, इट इज़ ऑल योर ब्रेन एंड इट्स पावर। क्या है, कैसे है,
इसको समझने के लिए एक बेहद खास गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक ऑर्थो सर्जन है, MBBS डॉक्टर, माइंड हीलिंग कोच एंड अ फर्म बिलीवर ऑफ क्वांटम हीलिंग। वेलकम डॉक्टर पीयूष प्रभात। थैंक यू सो मच फॉर इट्स योर एन टाइम। ऑनर। थैंक यू। आप एक ऑर्थो सर्जन है, MBBS डॉक्टर हैं, साथ ही साथ आप माइंड हीलिंग की बात करते हैं। बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्वर्जेशन होने वाली है। या तो डॉक्टर प्रभात, आप मान के चलिए कि हमें कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल बेसिक से शुरू करें अगर, तो व्हाट इज़ न्यूरो साइंस? ओके, देखिए, न्यूरो साइंस इज द साइंस ऑफ ब्रेन। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास मान लो कि कोई पावरफुल चीज़ है, लेकिन अगर आप उसका यूज़ करना नहीं जाने तो वो चीज़ आपके लिए कचरा हो जाएगी। मान लो आपके पास खाना है, अगर आपने उस खाने को नहीं खाया तो दैट फूड विल गेट रॉटन, वो सड़ जाएगा। सेम हमारे ब्रेन के साथ होता है। अगर हम इसके पावर को नहीं समझेंगे तो हम इसका मिसयूज़ करेंगे। और न्यूरो साइंस हमें वो फ्रेमवर्क देता है कि ब्रेन कैसे काम करता है, कौन सा एरिया किस पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैसे हम इसके पावर को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे इसके मिसयूज़ को, कहते हैं कि पोटेंशियल दैट इज़ नॉट यूज्ड टर्न्स इनटू पेन, तो कैसे वो पावर जो कि अनयूज्ड हैं उनको हम सही दिशा में चैनलाइज करके उसको टैप कर सकें। सो दिस इज़ न्यूरो साइंस। ओके, एंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिट। देखो, प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बॉडी पे काम करो तो बॉडी फिट हो जाएगी, 6 पैक्स 8 पैक्स आ जाएंगे। अगर आप माइंड पे काम करो तो यू विल बिकम सक्सेसफुल, यू विल हैव फोकस, क्लैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन। बट अगर आपका स्पिरिट से कनेक्शन नहीं है तो आप उन सारे पावर्स का मिसयूज़ करोगे और वो सारे पावर लौट कर आपके ब्रेन में पेन क्रिएट करेंगे, एंड दैट्स ऑल। इसलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारा ट्रू नेचर है स्पिरिट का, उसके साथ कनेक्ट कर सकें। और वो ऐसा स्पेस है जहाँ से हमें गाइडेंस मिलती है, जहाँ से हमें पावर मिलती है, जहाँ से हमें फोकस मिलता है, और ये पता चलता है कि हम आखिर क्यों बने और अपनी शक्तियों का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। हम बहुत बार सुनते हैं कि माइंड बहुत पावरफुल है और हम इससे कुछ भी करवा सकते हैं या वो हमसे कुछ करवा सकता है, तो इसका क्या साइंटिफिक बैकिंग है कुछ? एग्जैक्टली। देखिए, माइंड की पावर इस बात से समझने की कोशिश करिए कि अगर मान लो कि बाढ़ का पानी है, अगर बाढ़ के पानी को आपने सही से यूज़ किया, बांध बनाया, तो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, सिंचाई के काम में आ सकता है। लेकिन अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाए तो क्या होगा? ये बर्बादी लाएगा, तबाही लाएगा। उसी तरह से हमारे ब्रेन के साथ भी ऐसा ही सही है। अगर हम इसके पावर को कंट्रोल कर लेते हैं, अगर हम अपने ब्रेन के, जैसे बहुत एरिया में डीप में जाऊंगा बाद में, मेटाकॉग्निशन एक फिनोमेना है, न्यूरोप्लास्टिसिटी को अगर हम अपने हक में यूज़ कर पाएँ, लेफ्ट राइट ब्रेन के कोहेरेंस को हम इंक्रीज़ कर पाएँ, ब्रेन के जो एमिगडाला, ये एरियाज़ ब्रेन के हैं जो कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन पैदा करते हैं, उनको साइलेंट कर पाएँ। फ्रंटल लोब जिसके अंदर क्रिएटिविटी, विजडम की पावर, कॉन्सेंट्रेशन की पावर, क्रिएटिविटी के साथ साथ जो स्ट्रेंथ है, हीलिंग पावर्स, इनको अगर हम सक्रिय कर पाएँ तो वी कैन रियली क्रिएट अ मैजिक। ओके, सो यू आर सेइंग दैट वी हैव पावर्स टू कंट्रोल आवर माइंड एंड वी कैन मेक things or break things with this power. Yeah. Okay, I've heard you saying that most of the diseases are psychosomatic. Exactly. So what is that? उस क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा ब्रेन के बारे में और चीज़ें। होता क्या है कि अगर आप डिजीज़ की बात करें तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ह्यूमन डिजीज़ है क्या और क्यों बीमारियां होती हैं। देखो, हमारे अंदर ना सेल्स हैं और इन सेल्स के अंदर अपनी एक इंटेलिजेंस है। उसी तरह से इन सेल्स का जब ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो एक सिस्टम बनाता है। जैसे हार्ट में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लंग जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट, ये एक सिस्टम है। इसके साथ ट्रैकिया है, ब्रोंकाई हैं, नॉस्ट्रिल्स हैं, ये सब एक सिस्टम। उसी तरह से पेट एक सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। और ये सारे सिस्टम का एक ही फंक्शन है कि सारे सिस्टम आपको हेल्प करने के लिए बनी, और इसके अंदर ये सारी पावर है कि ये अपनी बीमारियों को, कुछ प्रॉब्लम हो, इम्बैलेंस हो, उसको ठीक से रिकवर कर सके। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो सारे सिस्टम्स हैं ये कोहेरेंस में है, एक बैलेंस में है, एक रिदम में है, एक दोस्ताना में है और आपस में फ्रेंडली है। लेकिन जब कोई भी सिस्टम इसकी एनर्जी मिस हो जाए, अगर कोई इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए उस लेवल का जिसको कि ये मैनेज ना कर पाए, उस समय में डिजीजेस स्टार्ट होती हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा ब्रेन,
क्योंकि माइंड माइंड अकेला नहीं है, माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स है। एक बार एक जादूगर आया था, उसने जादू दिखाया कि नींबू आसमान में उड़ रहा है, लेकिन हम यही सोचते थे, नींबू को ट्राई करते थे, ऐसे लटकाएंगे वैसे लटकाएंगे, लेकिन एक चीज़ मिसिंग थी। उसके पीछे एक रस्सी थी जो कि इनविजिबल थी और जिसके सारे वो लटका हुआ था। द मोमेंट यू नो दैट, नाउ योर पर्सपेक्टिव चेंजेस, हाउ यू थिंक, हाउ यू एक्ट, दैट चेंजेस। उसी तरह से अगर बॉडी को सिर्फ आप बॉडी समझेंगे तो आप सिर्फ बॉडी पे ही काम करेंगे, खूब फिटनेस करेंगे, प्रोटीन शेक्स लेंगे एंड नथिंग चेंजेस। बट इफ यू अंडरस्टैंड कि बॉडी जो है सिर्फ वो रिस्पॉन्ड कर रहा है माइंड को, तो बॉडी पे तो काम करना ही है। उसके साथ साथ एक और बाप बैठा है जो कि जहाँ से बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, जहाँ से इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, जहाँ से वो सिग्नल्स आ रही हैं जिसके सारे हमारे जीन्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। जो सही जीन है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और जो हार्मफुल जीन्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। देन आपका अप्रोच चेंज कर जाएगा। You will see it as a body-mind complex, and then you will take better decisions. You will work on both the areas, and then this is called. So coming back to psychosomatic diseases. Soma means body and psycho means brain. ये सिंपल कहता है कि जो ज़्यादातर बीमारियां हैं वो हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं। इनिशियली देखा गया एक केस स्टडी है कि 1950s 60s के आसपास में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते थे जिनकी बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता था। डॉक्टर भी परेशान, पेशेंट भी परेशान, क्योंकि डायग्नोसिस में कुछ भी नहीं निकला। लेकिन मज़े की बात यह है कि होता ऐसा था कि उनकी लाइफ की कोई सिचुएशन चेंज हुई या उनका मेंटल स्टेट चेंज हो गया और वो बीमारियां अपने आप चली गई। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जब फिर से सिचुएशन कोई ऐसा आया, वो बीमारियां फिर से वापस आ गई। इसका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसका जो हैंडल है वो ब्रेन में है। वो एक प्रोजेक्टर की तरह कि मान लो कि अगर कोई फिल्म चल रही है और फिल्म आपको पसंद नहीं है और आपने कुछ लिया झाड़ू और उसको मिटाना शुरू किया पर्दे पे, तो पर्दा कुछ नहीं है। कोई भी पर्दा रहेगा उस पर मूवी वही चलेगी जब तक हम प्रोजेक्टर पे काम ना करें। तो यहाँ से कुछ डिजीजेज, 6 डिजीजेज पहले डिफाइन हुई थी। एसेंशियल हाइपरटेंशन, ब्रोंकियल एस्थमा, थायरोटॉक्सिकोसिस, उसके अलावा पेप्टिक अल्सर, कि ये सब साइकोसोमेटिक डिजीजेज हैं क्योंकि इनका जो है ओरिजिन हमारे ब्रेन से है। लेकिन आज साइंस ने कंफर्म कर दिया है कि ऑलमोस्ट ऑल द डिजीजेस किसी न किसी एक्सटेंट तक, मतलब 1% हो या 2% हो या 100% हो, ब्रेन से इम्पैक्ट होती हैं। छोटी मोटी बीमारियां तो हम भी मानते हैं कि ब्रेन से, लाइक हेडेक या माइग्रेन, पर बड़ी बीमारियां भी आप बोल रहे हैं कि साइकोसोमैटिक है। यस, साइंस ने कंफर्म किया है। अभी हम जाएंगे उसमें डीप। 2 रिसर्चेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, कि साइको मीन्स हमारा ब्रेन, न्यूरो जो हमारा पाथवे है, और इम्यूनोलॉजी, ठीक है, न्यूरो इंडोक्राइनोलॉजी भी कह सकते हैं। तो हमारे ब्रेन में अगर स्ट्रेस होगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस केमिकल्स हमारे बॉडी में, जिसको कि डेविल्स कॉकटेल कहते हैं, एड्रीनलिन एंड कॉर्टिसोल, इसका लेवल बढ़ता है। और जब इसका लेवल बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये सीधा सीधा हमारी इम्यूनिटी को इम्पैक्ट करता है। आपने देखा होगा ना, कहते हैं कि स्टीरॉयड ज़्यादा लोगे तो इम्यूनिटी दब जाती है। कुछ डिजीजेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कई बार कैंसर के पेशेंट में, या कई बार जब स्टीरॉयड ज़्यादा दिया जाता है, जैसे कि बेल्स पाल्सी किसी को होगी तो हाई डोज स्टीरॉयड देते हैं, तो अदर सेकेंडरी इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वही स्टीरॉयड इनहेरेंटली हमारे बॉडी में बनता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये जब ज़्यादा लेवल में होंगी तो ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं। तो इसके कारण जो है डिजीजेस होती हैं। ये तो एक साइंस है। दूसरा साइंस है एपिजेनेटिक्स। ये भी कहता है कि इन्वायरमेंट कंट्रोल्स द जीन। जो हमारा जीन है, हमारे अंदर जीन्स में सारी कैपेबिलिटी है। एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। हमारे जीन्स ही प्रोटीन्स बनाते हैं, और प्रोटीन्स ही, चाहे स्किन का पार्ट हो, स्ट्रक्चर का पार्ट बॉडी का, या कोई भी फंक्शन का पार्ट हो, दे आर नथिंग बट प्रोटीन्स। अब देखा यह गया है कि अगर आपका इन्वायरमेंट, माइंड रिलैक्स्ड है, माइंड में स्ट्रेस कम है, और अगर आपकी इमोशंस पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जैसे कि लव के, जॉय के, रिलैक्सेशन के, कॉम्पैशन के, तो वो जीन्स रेप्लिकेट होंगी जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि बी सेल्स, टी सेल्स को एक्टिवेट करने वाली, होम्योस्टैसिस की जीन्स, शरीर को रिपेयर करने वाली, कोलेजन को स्ट्रेंथ देने वाली। लेकिन जैसे ही अगर आप नेगेटिव स्टेट में जाते हो तो जो पॉजिटिव जीन्स हैं वो रुक जाती हैं, और जो वो जीन्स जो बीमारियां पैदा करती हैं, बी सेल्स, टी सेल्स को रोकती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के साथ डिसफंक्शन को क्रिएट करती हैं, ये सारी जीन्स एक्टिव हो जाती हैं। तो देयर इज़ अ साइंटिफिक बैकअप कि एनी स्ट्रेस और एनी चैलेंज, एनी प्रॉब्लम इन द ब्रेन लीड्स टू इम्बैलेंस इन द बॉडी, एंड दैट इज परसीव्ड एज अ डिसईज डिजीज।
तो ये तो एक इंडिविजुअल लेवल पे हो गया कि हमने अपने ब्रेन को कुछ स्ट्रेस दिया या एक ऐसे फेवरेबल कंडीशन में नहीं एक इंसान है तो ये बीमारियां आएंगी। पर एज अ डॉक्टर भी जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो पूछते हैं फैमिली हिस्ट्री क्या है आपकी, आपकी फैमिली में क्या क्या बीमारियां रही हैं, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़। सो वी कैरी दैट एज वेल। डिजीज़ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब अगर आपने बात की जेनेटिक डिजीज़ की, तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जेनेटिक हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट हैं, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बीमारी हाइपरट्राइकोसिस हो सकती है या फिर टेसेक्स डिजीज़ हो सकती है, थैलेसीमिया मेजर, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो ऑटोसोमल डोमिनेंट हैं। लेकिन बाकी 95% बीमारियां ऐसी हैं कि अगर आपके पास वो जीन है तो भी आप उन बीमारियों से बच सकते हो जस्ट बाय रेगुलेटिंग योर माइंड, चेंजिंग योर लाइफस्टाइल। ओके, सो कमिंग टू स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी और साइंस का क्या कनेक्शन है ऑन अ ब्रॉडर लेवल अगर बात करें? स्पिरिचुअलिटी अपने स्पिरिट की नॉलेज है। जितने भी मिस्टिक्स और ये मॉन्क्स हैं, ये सब हमसे कई साल आगे हैं और साइंस आज उनको समझने की कोशिश कर रहा है। साइंस में हम किसी चीज़ को तब तक नहीं मानते जब तक कि एक्सपेरिमेंटेशन के सहारे और रिपीटिशन के सहारे हम उसको प्रूव ना कर सकें। तो देयर आर सम इनविजिबल फोर्सेस जो कि लाइफ को कंट्रोल करती हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, मेरे मेंटर ने मेरे से एक बात कही थी कि क्या तुमने देखा है कि कोई इंसान बहुत मेहनत करता है, सब कुछ ठीक जा रहा है, अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो फेल हो गया। वहीं दूसरी तरफ हर चीज़ अनफेवरेबल है, बट लास्ट में कुछ ऐसा किस्मत का कनेक्शन लगता है कि चीज़ें वर्कआउट कर गई। इसको कहते हैं इनविजिबल फोर्स, और ये तब काम करती है जब तुम अपने स्पिरिट के टच में हो, क्योंकि स्पिरिट इज नथिंग बट डिवाइन इनसाइड अस। तो ये है स्पिरिचुअलिटी, नोइंग योरसेल्फ एज अ स्पिरिट। हम ये मानते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा रहती है, ये जानना कि आत्मा के अंदर शरीर है टेम्पोररीली और उसके बाद फिर से हमें चले जाना है जहाँ से हम आए हैं, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। और सिर्फ एक ये सिंपल पर्सपेक्टिव आपको एम्पावर करता है, आपके फियर को डिस्ट्रॉय करता है, आपको ये बताता है कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, इट्स टू शॉर्ट, जहाँ पे एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, डिप्रेशन के लिए टाइम नहीं है। प्लेफुल, क्योंकि देर इज़ नथिंग कॉल्ड एज फेलियर, इट्स जस्ट टेम्पररी गेम। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर, बहुत ही फैसिनेटिंग है। सो सर, ब्रेन पावर और स्पिरिचुअलिटी को अगर कनेक्ट कर दें तो आप बोल रहे हैं कि एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है ये। सो इफ समबडी हु स्पिरिचुअल, तो साइंटिफिकली अगर बात करें तो उसके ब्रेन में ऐसा क्या फंक्शनिंग होती है कि वो खुश रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है और डिजीज फ्री रहता है? तो उसको कैसे समझेंगे? बिल्कुल, देखिए ब्रेन की जो फंक्शंस हैं उनको हम कैसे रेगुलेट करेंगे इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ब्रेन के दो मेन फंक्शन हैं। एक फंक्शन है थॉट्स को क्रिएट करना, मैं इस पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, और दूसरा है इमोशंस को रेगुलेट करना। अभी हम इन दोनों पे ही जाएंगे, हम नहीं जा रहे कि सीबीएस को कैसे कंट्रोल कर रहा है या वेगस नर्व क्या है, वी आर नॉट गोइंग ऑन दैट। अब इनका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि अगर जो आपके थॉट्स हैं उसी के पैरेलल एक केमिकल चेंज हमारी बॉडी में क्रिएट होता है जिसको कि हम फीलिंग या इमोशंस कहते हैं। आपने ये नहीं देखा होगा कि अगर आपके थॉट्स बहुत पॉजिटिव हैं और आप सैडनेस या डिप्रेशन को फील करो, नहीं। उसी तरह से जब आप हैप्पी होते हैं तो किसी बेटे ने कोई मिस्टेक कर दिया तो वो बातें भी इग्नोर हो जाती हैं जब आप अच्छे मूड में हो, लेकिन जब आप खराब मूड में हो तो अच्छी चीज़ें भी बुरी लगने लगती हैं, खाना भी खराब लगता है। सो दिस इज थॉट एंड इमोशन। जैसा हमारा इमोशन होगा उसी तरह के थॉट्स होंगे, और जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसा ही हमारा इमोशंस होगा। नाउ इसका सबसे बड़ा कंट्रोल है हमारी इन्वायरमेंट में। वाई स्पिरिचुअलिटी इज नेसेसरी एंड वाई न्यूरोसाइंस इज नेसेसरी, क्योंकि ये एक प्रूफ देता है, एक फेथ देता है। जब हम किसी चीज़ पे फेथ करते हैं कि नहीं ये संभव है, फॉर एग्जाम्पल रॉजर बैनिस्टर 4 मिनट ए माइल बहुत ही पॉपुलर है। पहली सेंचुरी किसने लगाई थी, डबल सेंचुरी वनडे में? सचिन तेंदुलकर, और उनसे पहले किसी ने नहीं लगाई। मजे की बात है इतने सारे क्रिकेटर थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने लगाया लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ा, लोगों के अंदर ये फेथ आया कि हम भी कर सकते। फिर वीरेंद्र सहवाग, रॉबिन शर्मा और कितने क्रिकेटर्स ने लगाया, मुझे भी नाम याद नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को फेथ नहीं था। लेकिन साइंस हमें एक फ्रेमवर्क देता है कि हाँ ये प्रूवन है, जो मिस्टिक्स ये बातें हजारों लाखों साल से कह रहे हैं, दिस इज प्रूवन, यस इट इज पावरफुल, यस इट वर्क्स, देन वी स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। क्योंकि दुनिया में किसी चीज़ को चेंज करने के लिए दो ही चीज़ चाहिए। यूनिवर्स कहता है कि लाइफ डजंट गिव यू व्हाट यू वांट, लाइफ गिव्स यू व्हाट यू आर रियली इंटरेस्टेड इन।
व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी? अगर आपकी प्रायोरिटी देन अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है, और अगर आपके अंदर फेथ भी है, तो सोने में सुहागा है कि यस, यू नो कि यस, आई कैन चेंज माई लाइफ, आई कैन चेंज माई कंडीशंस, वेर एवर आई एम टूडे, इट इज़ नथिंग बट आई हैव क्रिएटेड दिस सिचुएशन थ्रू माई माइंड, एंड इफ आई हैव क्रिएटेड दिस, I can actually change my brain to change my reality. Wow, this is very high vibrational. Can an average person, क्या एक एवरेज आदमी इसको टैप इन कर सकता है अपनी ब्रेन पावर को? Exactly. न्यूरोसाइंस यही करता है, हमें एक फ्रेमवर्क देता है, समझने की एक ताकत देता है। देखो, सिंपल सा एक फ्रेमवर्क है, हैब्स लॉ। न्यूरॉन्स दैट आर वायरिंग टुगेदर, दे आर फायरिंग टुगेदर। मान लो 8-10 लड़के हैं जो कि कुछ बदमाशी करते हैं, किसी पे कमेंट करते हैं, आप उनमें से एक को छेड़ो तो होता है कि सारे के सारे जो है एक साथ लड़ने के लिए आ जाएंगे। वही हमारे न्यूरॉन्स के साथ भी है। एक स्टिमुलस कोई भी आया तो जो भी हमारे ब्रेन के जो क्लस्टर्स हैं एक साथ जो मिले हुए हैं, दे आर फॉर्मिंग सर्किट। इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरॉन, और ये न्यूरॉन जब एक साथ मिलते हैं वाया साइनेप्सिस, दिस इज कॉल्ड ब्रेन सर्किटरी। और ये एक छोटी सी फैमिली है न्यूरॉन्स की, जिसके अंदर कि हम कोई प्रोग्राम डाल सकते हैं। ये प्रोग्राम हार्मोनल बैलेंस क्रिएट करने का हो सकता है, ये प्रोग्राम कुछ नए सोच का हो सकता है जिसको कि हम प्रोग्राम कहते हैं, ये प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है, कुछ इमोशंस क्रिएट करने का। एवरीथिंग इज डन बाय दिस ओनली, चाहे ब्रेन के वो किसी भी हिस्से में हो। अब समझने की बात यह है, देखिए आपके सवाल पे मैं आता हूँ कि जब ब्रेन ऐसे काम करता है और हमने अपने प्रोग्राम्स लिए हैं अपने इन्वायरमेंट से, जैसे मैं जिस फैमिली से आता हूँ, थोड़े पैसे ही काफ़ी हैं यार, लाइफ ना बस चलनी चाहिए आराम से, ज़्यादा रिस्क मत लो, ज़्यादा भागोगे ना तो और परेशान होगे। 20 साल के बाद शादी नहीं होती, 40 के बाद तो बीमारियां आ ही जाती हैं, 60 के बाद तो ये हो जाता है, फलां हो जाता है, ये हो जाता है। दीज आर ऑल द प्रोग्राम्स जो कि हमारा ब्रेन ले लेता है एज अ मतलब एब्जॉर्बर, स्पंज की तरह एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसके कारण ब्रेन जो है ये उसकी रूल्स हो गई। एक सीडी पे अगर मान लो कि कोई गाना है, अगर मोहम्मद रफ़ी का या उदित नारायण का, तो जब आप इसे प्ले करेंगी तो वही गाना बजेगा एग्जैक्टली। तो जब ब्रेन एक्टिवेट होता है तो उसी तरह के थॉट्स क्रिएट करता है, और जब उस तरह के थॉट्स आते हैं तो उसी तरह की फीलिंग्स हमारे बॉडी में आती है बाय मीन्स ऑफ थॉट इमोशनल बैलेंस एक्सेस। और जब वो इमोशंस और थॉट्स आती हैं, दैट क्रिएट्स योर वाइब्रेशन, and then that goes to your hands, you take similar actions, you take similar decisions, आप उसी तरह के choices लेते हो, and then you are stuck at the same place. Okay. Now how to change? The process of change. Process of change is awareness. होता ये है कि आपका ब्रेन ऑटो पायलट पे चला गया, किसी ने आपके ब्रेन को प्रोग्राम कर दिया। इसकी इतनी सारी शक्तियां हैं, लेकिन इन शक्तियों के अंदर जो प्रोग्राम है वो सिर्फ यही प्रोग्राम है, डिप्रेशन क्रिएट करो, बात बात पे गुस्सा हो जाओ, बड़ा मत सोचो, छोटी छोटी बातों पे एनवाइड हो जाओ, एंड लिव लाइक दैट। क्योंकि आपने ब्रेन का कंट्रोल नहीं लिया है। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हम ये कर रहे हैं, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, बहुत सारे लोग करते हैं और ये काम नहीं करती है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, एनएलपी, दीज ऑल थिंग्स आर नथिंग बट लाइक सीड्स। और सीड्स तभी काम करेगी व्हेन द सॉइल इज रेडी। तो यू हैव टू बी द वाइब्रेशनल सॉइल। आपको वो जमीन बननी पड़ेगी जिससे कि वो सीड्स आए और वो फूटें और बड़ा बने। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। नाउ अब मान लो कि आपके पास लेबरर्स हैं, 20 लेबरर्स हैं, आपने उसको कोई काम नहीं दिया, अभी काम कुछ नहीं आ रहा था, वो आराम से बैठे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई ताश खेल रहा है, इधर उधर घूम रहा है। लेकिन जैसे ही आपके पास कोई काम आता है और आपने स्ट्रिक्टली कहा कि नहीं, आई नीड यू, आई वॉन्ट यू टू कम, हो सकता है थोड़ा कोई बैठा रहे कि अरे जा मंगल तू चला जा, फिर उसके बाद किसी और ने बोला कि अच्छा तू चला जा। लेकिन जब काम ज़्यादा आ गया एंड यू आर स्ट्रिक्ट, यू आर प्रेजेंट, यू आर देयर कि नहीं अब कुछ भी हो जाए मुझे तुम सबको काम पे लगाना है, आई हैव अ प्रोजेक्ट, आई हैव अ वर्क, आई डिमांड इट, देन व्हाट विल हैपन? दे ऑल विल इवेंचुअली गेट मोबिलाइज्ड। और जब वो अलग अलग काम करने लगेंगे तो हो सकता है उनकी जो ट्यूनिंग है, दोस्ती है, वो भी टूट जाए। इसी को कहते हैं हैब्स लॉ में अपोजिट, द न्यूरॉन्स दैट आर नो लॉन्गर वायरिंग टुगेदर, दे आर नॉट फायरिंग टुगेदर। अब ये ग्रुप टूट गया, अब ये सारे न्यूरॉन्स की जो एनर्जी अब ये फ्री है और वो प्रोग्राम टूट गया, क्योंकि ये प्रोग्राम तभी तक जिंदा रह सकता है जबकि न्यूरॉन्स का क्लस्टर है, साथ में सर्किट्स बनी हुई है। नाउ दीज न्यूरॉन्स कैन फॉर्म न्यू सर्किट्स, न्यू कनेक्शंस, एंड यू कैन पुट अ न्यू प्रोग्राम। दैट प्रोग्राम कैन बी
अगर आप गरीबी का प्रोग्राम था, आई कैन बी रिच, आई कैन हील माई बॉडी, आई कैन लूज माई वेट, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, वॉट एवर यू वॉन्ट, दैट प्रोग्राम यू कैन पुट. इसको कहते हैं वीडिंग एंड सीडिंग. वीडिंग का मतलब है कि जब भी खेत में आपके कुछ भी है, अगर मान लो कि खड़पतवार जो भी है उसको वीड्स कहते हैं, तो आप पहले वीड्स को हटाते हो एंड देन यू पुट द सीड्स. अगर आपने वीड्स को नहीं हटाया तो ऑल द नरिशमेंट, न्यूट्रिशन एंड द पावर ऑफ द सॉइल इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय दोज वीड्स. Limiting beliefs Yeah. in this context. In this context, limiting beliefs or anything, or the past trauma, or the stress, or the tension, or the negative emotional charge, All the dark emotions. yeah, or laziness, your habits, they're also programs. So you're saying Not able to break comfort zone. They're programs, nothing else. Yeah. So you're saying individual और brain दो अलग अलग एंटिटी हैं. पहले तो ये हमें समझना होगा कि हम और हमारा ब्रेन अलग अलग है, तभी हम उसे कमांड कर पाएंगे. या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं. माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स, हमारे ब्रेन के अंदर ही एक हिस्सा है जिसे इनसाइट्स कहते हैं, पैराइटल लोब के अंदर, जहाँ पर कि हमारे पास इनसाइट्स हैं. जैसे अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, अगर मान लो मैं एक कप यहाँ से चुरा करके ले जाऊँ, तो मेरे अंदर कोई ऐसी आवाज़ है जो कि वो कहती है कि ये गलत है, जो जानती है गलत है. आपने फील किया होगा. कई बार अगर हम कुछ गलत भी करें, आज तक मैं इतने सिगरेट स्मोकर्स से मिला हूँ, अल्कोहल वालों से मिला हुआ हूँ, और जब मैंने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है ये सही है, किसी ने ये नहीं कहा कि ये सही है. तो हमारे अंदर एक इंटेलिजेंस है जिसकी विजडम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, जिसे पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, जिसे पता है कि करना क्या है, जिसे ये भी पता है कि आगे कैसे बढ़ना है, जिसे ये भी पता है प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, और जिसे ये भी पता है कि बीमारियों को कैसे हील करना है. जस्ट वी हैव टू टैप इनटू दैट इंटेलिजेंस. और यहाँ पे टूल्स आते हैं, जैसे मेडिटेशन हो गई, माइंडफुलनेस हो गई. इनका पर्पस ये है कि उन जो न्यूरॉन्स हैं, उनके जो क्लस्टर्स हैं, उनको हम पहले तोड़ें. ब्रेन की एक खास पावर जिसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन. मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि जब हम ब्रेन की जो सबसे बेस्ट यूज कर सकते हैं, एंड दैट बेस्ट यूज इज टू बी प्रेजेंट, इस मोमेंट के प्रति अलर्ट होना. आज इंसान खोया हुआ है या सोया हुआ है. आप देख लो, वो घूमने जा रहा है, मेट्रो में बैठा है या वॉशरूम में जा रहा है, मोबाइल फ़ोन लगातार उनके हाथों में. व्हाट इज़ दैट? इट क्रिएट्स बेहोशी. वो एक स्लीप क्रिएट कर रही हैं. और इससे क्या है, ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं यूज़ नहीं हो रहे हैं. और जब आप जिस चीज़ को यूज़ नहीं करते हो, आपने सुना होगा यूज़ इट और लूज़ इट. ये यूनिवर्स का लॉ है. इस माइक को अगर मैं यूज़ ना करूं लंबे समय तक, तो चांसेस आर कि खराब हो जाएंगे. और सेम ब्रेन के न्यूरॉन्स के साथ है. जब आप उसे सुला रहे हो, बेहोशी दे रहे हो, तो उसकी हैबिट बन जाती है बेहोशी में रहने की. बट द मोमेंट यू स्टार्ट बिकमिंग प्रेजेंट, नो आई एम डिमांडिंग दैट ब्रेन पावर, ब्रेन रेसिस्ट करेगा. बट अगेन यू से नो 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 नो, मैं नहीं सुनने वाला, तुम्हें प्रेजेंट होना है, अलर्ट बनना पड़ेगा. व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी? Can I become aware of my breathing? Can I see what is going on right side? What is the color of this mic? What is the color of that place, this thing? When you start using, taking back your energy through the senses, you start demanding your brain to become more alert, more present. और अब जो पुरानी सर्किट्स जो बनी हुई हैं, एंगर की, फ्रस्ट्रेशन की, न्यूरॉन्स तो मोबिलाइज होंगे वहाँ से. आपका ब्रेन कह रहा है नहीं, अब नए सर्किट्स बनाने तो हमें तो न्यूरॉन्स चाहिए, पावर चाहिए. वो सर्किट्स टूटनी शुरू हो जाती हैं. That is the time you take your power back through metacognition. You are breaking those circuits. Now these neurons are available to you to create new. These are building blocks of new circuits. You can create new circuits, और इन circuits में आप नए प्रोग्राम डाल सकते हो. This is called weeding. आपने कर दी और आप फिर नए प्रोग्राम डालते हो. What if I'm a magician? What if I'm a warrior? What if I'm filled with confidence? What if I'm a great speaker? What if I'm a millionaire? What if I can lose weight? What if whatever has been fed to my mind is wrong? And what if I can do anything and everything? If you keep on doing it repeatedly, the brain will create same thoughts, accept those thoughts. Those same thoughts will create again same emotions. Those same emotions will create similar thoughts. Then thinking and feeling and thinking, this creates the loop. And those loop again creates your vibration. And it goes to the world giving a different message according to quantum law. जो आपकी vibration है, it has a message, it has a command to universe.
So it gives a different message. Hey, I want different results. And it gives a different command to your hands. Suddenly आपके decisions change हो जाती हैं. Suddenly आपको जो चीज़ें visible नहीं हो रही थी, they start becoming visible to you. Suddenly opportunities start coming to you because now you look different. हो सकता है आपके दोस्त बदल जाएं. हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाए. मुझे पॉडकास्ट के लिए कभी किसी ने पहले इन्वाइट नहीं किया था. बट द मोमेंट आई रेज्ड माई वाइब्रेशन, मैं अलग दिखने लगा. देन पीपल स्टार्टेड कॉलिंग. इट्स सो सिमिलर लाइक दैट. वाओ, दिस इज अमेजिंग. सो ट्रेडिशनली हमें बहुत आदत है कि कुछ भी होता है हम मेडिसिन ले लेते हैं जाके. या सो इज़ इट द राइट वे, या और भी कोई तरीका हो सकता है? अगर ऑडियंस के साथ आप शेयर करें कि कैसे वो हर चीज़ के लिए मेडिसिन पे ना निर्भर रहे और वो क्या कर सकते हैं, और इज़ इट नेसेसरी टू हैव मेडिसिन? देखो, मेडिसिन इज 100% नेसेसरी अंटिल एंड अनलेस दे रियलाइज दैट मेडिसिन इज नॉट एट ऑल नेसेसरी. पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा, हर चीज़ ना बिलीफ से काम करती है. हमारा फेथ, और मेरे इस साइंस को बताने का ये है पर्पस सारे ऑडियंस को कि वो एक बार जागें अपने अंदर की एनर्जी के प्रति, एंड दे मस्ट लर्न हाउ टू यूज इट. एक बार की बात है, एक दरवाज़ा स्टक हो गया था होटल में, और वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू किया कि ये खुल क्यों नहीं रहा, ऐसा है, हमारा पासपोर्ट है अंदर में, बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉट ऑफ थिंग्स दैट क्रिएटेड द नॉइज़. अचानक वहाँ पे आया एक उनका मालिक और कहता है, आप इतनी देर से धक्का दे रहे हो, दिस इज़ नॉट पुश पुल डोर, दिस इज अ स्लाइडिंग डोर. ओह माय गॉड. नाउ द मोमेंट ही सेड दैट, क्या उसके बाद और कुछ कहने की जरूरत है? ऑटोमेटिकली इट्स जस्ट एन इनसाइट. स्टक थे, अनस्टक हो गए. उसी तरह से डिजीजेस और इसके लिए, बीमारियों के लिए और मेडिसिन के लिए हमें सिंपल ये समझना पड़ेगा, एक सिंपल थॉट, कि दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी हमारे अंदर ही है, और दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हमारे ब्रेन के अंदर है. और जिस दिन हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, हम उस दिशा में काम करना शुरू कर देंगे. ऑफ कोर्स इट टेक्स एफर्ट, बट यस, हमें समझना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं. आज नहीं रुके तो एक समय ऐसा आएगा कि बॉडी कहेगी ठीक है, अब मैंने अपने सारे जो सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म है, जो बैलेंस करने की एबिलिटी है, उसको खो दिया. क्योंकि अगर मान लो ये ग्लास है, इस ग्लास को अगर मैं थोड़ा सा पुश करूं तो अपने आप जगह पे आ जा रहा है, आप देख रहे हो. लेकिन अगर मैं इसको पूरा पुश कर दूं तो क्या होगा? ये गिर जाएगा. सेम हैपेंस विद द बॉडी. इसके अंदर जो बैलेंस है, जो रेजोनेंस है, जो रिदम है, जो करेक्टिव मैकेनिज्म है, जो ऑर्डर है, दैट ऑर्डर गेट्स डिस्टॉर्टेड इफ यू ब्रेक द बैलेंस अगेन एंड अगेन. तो मेडिसिन उस बैलेंस को रिस्टोर करने में टेम्पररली हेल्प करती है. बट इफ यू नो हाउ टू यूज ब्रेन टू क्रिएट दोज केमिकल्स, हो सकता है कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको कभी मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े. हाँ, हो सकता है कोई इन्फेक्शन आ गया तो उसमें टेम्पोरली ले लिया, लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी उस लेवल पे होगी कि अपने आप आपको वो हील करेगी. Wow, this is interesting because an MBBS doctor is speaking about this. Lovely. MBBS and masters also in orthopedics, DNB But you still orthopedics. believe that mind power can heal Yeah. everyone. Yeah. This is for everybody, not Everybody. only for monks or for highly spiritual souls or something. It's not your intelligence or mine intelligence. It's the intelligence of life itself. That's the foundation. Yeah, ये बेसिक्स हैं जो कि सबके साथ सेम है. बेसिक्स आर ऑलवेज ट्रू. Nice. So, what is quantum healing? आपने अभी बीच में बोला भी था quantum healing. या So, what is it? अगर हमें अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा तो साइंस के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को लाना पड़ेगा. एंड वन ऑफ द पर्सपेक्टिव क्वांटम फिजिक्स. क्वांटम फिजिक्स बहुत ही सिंपल मैं लूँगा, कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना मेरा काम नहीं है. क्वांटम फिजिक्स कहता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी. एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ते हैं तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स हैं. और उसने भी दिखाया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने रिसर्च से, एंड फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स मैक्स प्लैंक, उन्होंने भी कहा कि एवरीथिंग इज एनर्जी. ही हैज प्रूवन इट इन द लेबोरेटरी. अब अगर हर चीज़ रूट में एनर्जी है तो क्वांटम फिजिक्स का बेसिक कहना है कि हर चीज़ एनर्जी की बनी हुई है. अगर हम अपने बॉडी माइंड पे कितना भी काम कर लें, लेकिन अगर हम अपनी एनर्जी को प्यूरिफाई नहीं करते, वो एफर्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारी एनर्जी को भी प्यूरिफाई करे, तो डिजीज़ेज लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगी. यही कारण है कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या बहुत सारी थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, हाइपोथायराइडिज्म, इसकी मेडिसिन रेगुलर लेनी पड़ती हैं, क्योंकि जो उसका रूट्स है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जो ब्रिक्स हैं, वो चेंज नहीं हो रही.
तो क्वांटम हीलिंग सिंपल एक फ्रेमवर्क देता है कि जो रूट है हम उसको चेंज करें, और जब रूट चेंज होता है तो अपने आप फ्लावर भी चेंज हो जाएगा और उसका जो इम्पैक्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड क्वांटम हीलिंग इन द ब्रीफ। डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने इसको काफ़ी पॉपुलर किया था, बट नाउ इट इज़ अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। राइट। आपने अभी बात की एनर्जी प्यूरिफाइंग की, तो वो कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली देखिए, इसके लिए हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा वाइब्रेशन का। इंसान जो है उसकी एक वाइब्रेशन है। अगर हमारा वाइब्रेशन 1 मीटर से कम हो तो हमारी डेथ हो जाती है। एंड देयर आर क्रिलियन फोटोग्राफी एंड बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम इंसान की वाइब्रेशन को चेक कर सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि हमारा वाइब्रेशन लो क्यों होता है। लो वाइब्रेशन मीन्स लो एनर्जी। थोड़ा सा मैं इसको स्पिरिचुअलिटी से भी मिक्स करूँगा कि हमारी फिजिकल बॉडी है और इसके चारों तरफ एक ऑरा है या एनर्जी बॉडी है। आपने सुना होगा आभा मंडल। तो ये जो एनर्जी बॉडी है, सारी डिजीजेस यहीं से शुरुआत होती हैं, क्योंकि स्पिरिट के अंदर बॉडी रहता है, बॉडी के अंदर स्पिरिट नहीं रहता है। इनविजिबल इज मोर पावरफुल देन विजिबल। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं इनविजिबल इज द सोर्स ऑफ विजिबल। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स। व्हाट इज द सोर्स? द इनविजिबल। तो अब समझने वाली बात यह है कि अगर हमारी एनर्जी जो है, जो हमारा आभा मंडल है, अगर ये श्रिंक्ड रहेगा, इसका मतलब अगर इसकी वाइब्रेशन लो है तो हम डिजीजेस के लिए मोर प्रोन हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने वाइब्रेशन को एक्सपैंड करें, कैसे, वो अलग क्वेश्चन है। तो ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी प्यूरिफाइड रहेगी, और जब हमारी एनर्जी प्यूरिफाइड रहती है उस कंडीशन में बीमारियां नहीं आती। थोड़ा सा मैं एनाटमी बता दूंगा मैं एनर्जी बॉडी का भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसे सिस्टम हैं, एक्यूप्रेशर हो गई, रेकी हीलिंग हो गई, प्राणिक हीलिंग हो गई, इन सब पे भी साइंटिफिक रिसर्च किया गया एंड इट शोज कि दे आर रियली इफेक्टिव। जैसे हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, इसकी एनाटमी ये है कि आर्टरीज एंड वेन्स हैं। आर्टरीज गो अवे फ्रॉम हार्ट एंड वेन्स रन टूवर्ड्स हार्ट, ब्लड को लाते हैं। उसी तरह से हमारे एनर्जी बॉडी में बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, आर्टरीज कह लो, वेन्स कह लो, जो भी हैं, नाड़ियाँ हैं, इनका नाम है। और ये नाड़ियाँ जो हैं इनमें एनर्जी फ्लो करती है, प्राण फ्लो करता है। दे क्रॉस एट समथिंग जंक्शंस, और जहाँ पे ये ज़्यादा क्रॉस करते हैं, जिनका गैदरिंग है, उनको चक्रा भी कहते हैं। दे आर एनर्जी सेंटर्स ऑफ द बॉडी। और हर एक एनर्जी सेंटर का अपना एक ऑर्गन है, हर एक एनर्जी सेंटर का अपना एक इम्पैक्ट है। जैसे कि रूट चक्रा है, इट इज़ रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी। जो हमारा सैक्रल प्लेक्सस चक्रा है, इट इज़ रिलेटेड टू आवर एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स, जीआईटी के जो ऑर्गन्स हैं। सोलर प्लेक्सस है, उसी तरीके से उसका अपना रोल है। हार्ट में जो प्लेक्सस है उसका अपना रोल है कि हार्ट को रेगुलेट करता है। कंठ में जो है वो थायराइड को। तो समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले डिजीजेस जो ओरिजिनेट हो रही हैं वो इनविजिबल में ओरिजिनेट हो रही हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इन नाड़ियों की जो फ्लो है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। अगर बॉडी में आर्टरी में ब्लॉक हो जाए तो क्या गैंग्रीन हो जाता है, हाथ पैर को काटना पड़ सकता है। उसी तरह से अगर इन एनर्जी बॉडीज़ में अगर फ्लो रुक गई तो प्राण नहीं पहुंच पाएगा एनर्जी बॉडी में, उसका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है और यहाँ से बीमारियाँ शुरू होती हैं। अब इनको कैसे प्यूरिफाई करना है, तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तो है लाइफस्टाइल, हम एक अच्छी लाइफस्टाइल में रहें, जिस पे हम आगे बात करेंगे। दूसरा है मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तीसरा है रिलीजिंग द स्ट्रेस। चौथा है क्रिएटिंग पॉजिटिविटी इनसाइड। पांचवा है पॉजिटिव इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत पावरफुल होता है। हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स हैं। जिस तरह के परिवेश में हम रहते हैं, जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, वैसा ही हमारा आचरण हो जाता है सबकॉन्शियसली। कहते हैं ना कि तुम अपने दादी की तरह बात करती हो। Why? Because we automatically, subconsciously, we try to control, try to just mimic it. ये हमारे अंदर की एक टेंडेंसी है। तो हम अगर पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, जो अच्छी बातें करते हैं, जो हमारे सोल को एलिवेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आवर वाइब्रेशन गोज हाई, आवर एनर्जी बिकम्स हायर। वेट लॉस के लिए बहुत सारे एडवाइसेज मैंने सुना कि ये करो, ये खाओ, ये पियो, ये एक्सरसाइज करो। लेकिन जो सबसे बेस्ट एडवाइस मुझे मिला वेट लॉस का, वो ये था कि 5 ऐसे दोस्त बनाओ जो कि दुबले हैं और फिटनेस जिनकी प्रायोरिटी है। एंड आई स्टार्टेड लूजिंग वेट लाइक एनीथिंग। तो इट्स ऑल एनर्जी। और ये क्वांटम फिजिक्स कहता है कि पहले आप अपनी एनर्जी पे देखो, जो आप एक्शन ले रहे हो, जो काम कर रहे हो बॉडी पे, माइंड पे, क्या ये इतना डीप है कि आपके एनर्जी को भी प्यूरिफाई कर रहा है।
क्योंकि जब एनर्जी प्यूरिफाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स प्यूरिफाई हो जाएंगे, आपकी एनर्जी चेंज करेगी तो ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस चेंज करेंगे, ओके सो बैलेंस आएगा, रिदम आएगा, कोहेरेंस आएगी, मेटाबॉलिक रिसेट होगा, रिचार्ज होगा, रिजुविनेशन होगा बॉडी में, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का बैलेंस बनेगा, होम्योस्टेसिस पैदा होगी, एंड दैट इज द परफेक्ट इन्वायरमेंट टू हील एनीथिंग, perfect environment to signal new genes, perfect environment to suppress the cortisol response, and perfect environment to create such a condition which can heal anything, even cancer. कैंसर. Yeah, there are evidences. सो इज इट द प्लासिबो दैट हेल्प्स? क्योंकि जो लोग साइंस को मानते हैं वो क्वांटम हीलिंग के जो प्रैक्टिसेस है उसको प्लासिबो बोल देते हैं बहुत इजीली. सो इज इट प्लासिबो? प्लेसिबो भी एक एक्सेप्टेड टर्म है, और प्लेसिबो के अलावा हमें नोसिबो इफेक्ट भी जानना चाहिए. देखो, कहा जाता है कि अगर प्लेसिबो इफेक्ट ये है कि अगर हम सही मेडिसिन ना दें, पहले मैं एक रिसर्च बताता हूँ आपको, ठीक है ना. देखो कितना पावरफुल है और क्या चीज़ें ट्रिगर करती हैं. डिप्रेशन के 2 मरीज थे, एक ग्रुप को दिया गया रियल मेडिसिन और दूसरे ग्रुप को दिया गया फेक मेडिसिन. पहले ग्रुप में इंप्रूवमेंट आई, उनको अच्छा लगा, और दूसरे ग्रुप को भी मज़े की बात है उतना ही इंप्रूवमेंट आया जितना कि इनको आया था. लेकिन जैसे ही दूसरे ग्रुप को ये बताया गया, इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से होती है, भाई तुम्हें जो मेडिसिन दिया गया था वो फॉल्स है, ऑटोमेटिकली इनका रिस्पॉन्स फिर से इनका डिप्रेशन वापस आ गया. और लेकिन जैसे ही पहले ग्रुप को जिनको ओरिजिनल मेडिसिन दी गई थी ये झूठ बोला गया कि तुम्हारा मेडिसिन फेक है, उनका भी रिस्पॉन्स चला गया. ये बातें क्या बताती हैं? बहुत ही सिंपल है कि केमिकल्स बॉडी में नेसेसरी काम करें ना करें, लेकिन माइंड का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी तरह से नोसिबो इफेक्ट है. अगर सही मेडिसिन किसी को दी जाए लेकिन डॉक्टर के ऊपर फेथ नहीं है, दवाइयों के ऊपर फेथ नहीं है, तो वो चीज़ें काम नहीं करती. तो मैं ये नहीं कह रहा कि केमिकल्स जो हैं वो काम नहीं करते हैं, लेकिन ये तभी काम करते हैं जब आपका फेथ उन पे हो. ओके हाँ, ये तो बहुत कॉमनली बोलते हैं कि मुझे इस डॉक्टर की दवाई लगती है, इसकी नहीं लगती. तो साइंस तो सेम है, बुक्स तो सेम उन्होंने पढ़ी है, एंड आई थिंक प्रॉब्ली दे आर गिविंग द सेम केमिकल्स टू यू, राइट? सो माइंड पावर रियली वर्क्स. या एंड देयर इज अ टर्म न्यूरोप्लास्टिसिटी. व्हाट इज दैट? Exactly. ये भी कुछ रीवायरिंग और रीअरेंजिंग ऑफ योर थॉट्स या एनर्जीज का पार्ट है? देखो, पहली चीज़ तो ये बात कंफर्म हो गई, अगर हमें अपने ब्रेन को चेंज किया तभी हमारी लाइफ, हमारी बॉडी चेंज होगी. बॉडी इज़ द सर्वेंट ऑफ द माइंड एंड माइंड इज़ द सर्वेंट ऑफ द बॉडी. माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स. अगर हम अपने ब्रेन को चेंज नहीं कर पाएंगे और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ चेंज हो जाए, तो इट्स नथिंग बट अ फॉल्स थिंकिंग. ऐसा कभी नहीं होना, ये ड्रीम्स हैं. तो अब हमें यहाँ समझने की कोशिश करनी है कि ब्रेन कैसे चेंज करेगा. क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था, अभी भी ये सच है, कि न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते, नए न्यूरॉन्स नहीं बनते. लेकिन जो हमारे ब्रेन का फंक्शन है, जो ब्रेन की प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग न्यूरॉन्स के डिवाइड होने पे डिपेंडेंट नहीं होती. वो डिपेंड करती है ब्रेन के सर्किट्स पे, ब्रेन की उस एबिलिटी पे जिसके कारण कि ब्रेन नए कनेक्शंस को बना रहा है. तो पहले ऐसा माना जाता था कि तुम्हारी इंटेलिजेंस फिक्स्ड है, आपकी सोचने का तरीका फिक्स्ड है. अगर आप गरीब पैदा हुए तो चूंकि ब्रेन की सर्किट्स वही रहेंगी तो आप गरीब ही रहेंगे. सो ब्रेन इज़ फिक्स्ड. बट अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद और न्यूरो साइंटिस्ट्स की रिसर्च ने प्रूव कर दिया कि ब्रेन इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट थिंग. इट्स नॉट आयरन, इट्स फ्लेक्सिबल, इट्स लाइक अ प्लास्टिक विच इज़ कंटिन्यूसली इन द मोशन. नए नए कनेक्शंस हमारे न्यूरॉन्स बना रहे हैं, और जब नए कनेक्शंस बना रहे हैं तो पुराने प्रोग्राम्स टूट सकते हैं, नए प्रोग्राम्स बन सकते हैं. This creates immense hope, immense power. You are not a helpless victim. You can create anything. You can change your brain. And this science is called neuroplasticity. You can use the power of your brain to change your reality. You can change the circuits of the brain for better if you know and if you are consistent. एक लंदन के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उन पर एक रिसर्च की गई थी छोटी सी. ये देखा गया कि जो बस वाले हैं उनका रूट फिक्स्ड है, लेकिन जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनको सारी जगह जाना पड़ता है. और जब इनके ब्रेन को रिसर्च किया गया तो देखा गया कि जो हिप्पोकैम्पस है, जहाँ पे हमारी मेमोरी स्टोर होती है, उस एरिया में न्यूरॉन्स का ग्रोथ भी ज़्यादा था और वो एरिया ज़्यादा डायनेमिक था. दैट एरिया जस्ट लाइटेड अप इन फंक्शनल MRI. ये चीज़ें क्या बताती हैं कि जैसे ही आप ब्रेन को यूज़ करना शुरू करते हो, देयर इज़ एन यूनिवर्सल इंटेलिजेंस
वो आदेश देती है कि यस, ब्रेन के उस पार्ट को सक्रिय करो। अगर साइंस आप समझते हो तो ब्रेन ऑटोमेटिकली गेट्स एक्टिवेटेड वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट। और यहीं पे मैं एक बात और भी कह दूंगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ हमारे देश की मैडम ये नहीं है ना कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वी आर पुअर इन आवर थिंकिंग। हम अपने ब्रेन का यूज़ ही नहीं करना चाहते, या फिर ये कहें कि ब्रेन का हम मिसयूज़ करते हैं। बिकॉज पोटेंशियल दैट इज़ नॉट यूज्ड टर्न्स इनटू पेन। ये जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, फ्रस्ट्रेशंस, एंगर, सैडनेस ये जो आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? दिस इज मिसयूज ऑफ द ब्रेन। और वो क्यों मिसयूज हो रहा है? मान लो कि आपने एक्सरसाइज करने वाला एक खरीद लिया ट्रैम्पोलिन घर में, और अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कि हम उस पर कपड़े रखना शुरू कर देंगे। इट स्टार्ट्स गेटिंग मिसयूज्ड। तो वही हम अपने ब्रेन का यूज़ नहीं करते हैं। आज जो एल्जाइमर्स की इतनी, डिमेंशिया की जो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एल्जाइमर सॉरी, वो तो चलो जेनेटिक बेसिस भी उसका प्रोटीन्स बन जाता है, प्लग्स बन जाता है, बट जो डिमेंशिया इतनी है वो क्यों है? क्योंकि हम ब्रेन का यूज़ नहीं करते। छोटी छोटी चीज़ों में कैलकुलेटर निकाल लिया, या मोबाइल फ़ोन तो है ही। राइट। वी आर नॉट रिमेंबरिंग थिंग्स, वी आर नॉट यूजिंग इट, वी आर नॉट क्रिएटिव इनफ, वी आर नॉट ट्राइंग टू यूज द ब्रेन फॉर बेटर, एंड that leads to loss of brain function. न्यूरोप्लास्टिसिटी को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा रहा है वो यही है। अगर आप एक छोटा सा कुछ नया थॉट सोचो कि मैं कैसे कर सकता हूँ, कुछ नया काम करो, या किसी सेम काम को नए तरीके से करो, देन यू विल एक्टिवेट डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। दिस इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर कोई आप नई किताब पढ़ो, किसी नए दोस्तों से मिलो, या फिर सिर्फ उसकी बात को सुनो, क्योंकि कहते हैं ना, लिसनिंग इज द लॉस्ट आर्ट टुडे। यू गेट न्यू पर्सपेक्टिव्स। हम इसलिए सुनते हैं ताकि बस वो कब बोलना रुकेगा और कब मैं अपनी रिएक्शन। राइट राइट। सो कमिंग टू द सॉल्यूशंस, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक तरीका है। अगर पर्टिकुलरली कुछ चीज़ों पे बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम दीज डेज। एवरीबडी इज सेइंग मुझे स्ट्रेस है, टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ। सो हाउ टू हैंडल स्ट्रेस ऑन दिस ब्रेन पावर लेवल, और कैसे एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं? माई बिगेस्ट मोटिवेशन इन लाइफ इज़ वाई। मैं स्ट्रेस के सॉल्यूशंस बताने से पहले बताऊंगा स्ट्रेस क्या प्रॉब्लम हमारे लाइफ में क्रिएट कर रही है। आज 76% लोग स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं और 88% लोगों को एंग्जाइटी है। और स्ट्रेस इतने बड़े लेवल पे है कि अमेरिका में जो रिसर्च कहती है कि 500 बिलियन की लॉस अमेरिकन इकोनॉमी को हो रही है स्ट्रेस के कारण, लोगों की प्रोडक्टिविटी लॉस के कारण, लोगों की बीमारी के कारण। और इंडिया में तो वो और भी ज़्यादा होगी शायद से, इंडिया में रिसर्च मेरे पास नहीं है। तो ये फिगर्स क्या कह रहे हैं कि अब जो अटैक होने वाला है दुनिया पे, वो न्यूक्लियर मिसाइल से नहीं है, हमें खतरा है हमारे ब्रेन से, जिसके अंदर की स्ट्रेस है। और स्ट्रेस एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि बॉडी एंड माइंड हेल्पलेस हो जाता है। वी आर प्रोन टू डिजीज़। समझो कि आपके पास अगर कोई अटैक आ गया, हमारे पास एक किला है और किसी ने बोला कि दुश्मन अटैक करने वाला है। हमने तैयारियां शुरू कर दी, हम उसे देख नहीं सकते, बस इन्फॉर्मेशन पे रिलाई कर रहे हैं। हमने तैयारी की और कोई अटैक नहीं हुआ। फिर से बोला नहीं अटैक अब होने वाला है, फिर से तैयारी की, कोई अटैक नहीं हुआ। और हम बस तैयारियां करते जा रहे हैं, लगातार इमरजेंसी मोड में हैं और कोई अटैक नहीं हो रहा है। देन व्हाट इज दिस? जब आप लड़ाई की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑब्वियसली उस समय कुछ स्टूडेंट का जो फंड है वो रुक जाएगा, नाच गाना, एंटरटेनमेंट का फंड है वो सब रुक जाएगा। एंड द सेम हैपन्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो, एंडोक्राइन सिस्टम हो, हर किसी को एनर्जी चाहिए टू गेट बैलेंस। और ये एनर्जी किस फॉर्म में आता है? नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, बट द ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन। और जब हम स्ट्रेस के मोड में होते हैं तो ये वो सिचुएशन है जब हमारे ऊपर एक तलवार लटकी हुई है और हमें उस तलवार से डर लग रहा है, तो हम या तो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या हम भागने की तैयारी कर रहे हैं। तो सारा ब्लड फ्लो और न्यूट्रिशन और एनर्जी जो है वो हमारे हाथों और पैरों में चला जाता है। दिस इज नथिंग बट एन इमरजेंसी मोड। और इस इमरजेंसी मोड में कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता है। एक खरगोश के पीछे अगर भेड़िया पड़ा है और अगर खरगोश बच गया तो जो डैमेज बॉडी को हुई, हाथ पैरों में ब्लड गया, तो ऑब्वियसली जो बाकी के सिस्टम से उसको ब्लड नहीं मिला, एनर्जी नहीं मिली, उससे रिकवर करने में कम से कम 30 दिन लगते हैं। बट ह्यूमन बीइंग के पास एक खास एबिलिटी है, और कहते हैं ना हम अपने ब्रेन को यूज़ नहीं मिसयूज़ करते हैं।
हमारे पीछे कोई रियल भेड़िया या रियल प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने प्रॉब्लम्स अपने ब्रेन से क्रिएट कर लेते हैं, बिकॉज ब्रेन डजेंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। तो हमने ब्रेन से ही सोच लिया, पता नहीं अगर एक्सीडेंट हो गया तो, पता नहीं यहाँ बैठा हूँ भूकंप ही आ जाए, हो सकता है एक बॉम्ब ब्लास्ट कर जाए। इस तरह से हम नए नए थॉट्स को सोचते हैं एंड बॉडी स्टार्ट्स रिएक्टिंग इन दैट वे, प्रिपेयरिंग फॉर द एनिमी दैट विल नेवर कम। उस दुश्मन से उस आग को बुझाने की तैयारी कर रहा है जो आग है ही नहीं, और इसका खामियाजा हमारे बॉडी को, हमारे सिस्टम्स को भुगतना पड़ता है। थोड़े समय तक तो सिस्टम इसको टॉलरेट करती है, लेकिन देन इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग डिजीज। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, व्हाट इज डिजीज? इफ देर इज एनी इम्बैलेंस इन द बॉडी दैट द बॉडी कांट रिकवर, दैट लीड्स टू डिसईज। तो उसके कारण इंटेस्टाइन को ब्लड नहीं मिला, तो वहाँ से इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम होने लगा, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा सब ठीक है भाई, थोड़ा सोचा कम करो। या कई बार ऐसा होता है डिप्रेशन की गोली दे देते हैं, उसकी नींद अच्छी कर देते हैं, वो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ है ही नहीं, प्रॉब्लम तो यहाँ से आ रही है। सेम इज ट्रू विथ, अगर मान लो कि पेट में है तो पेप्टिक अल्सर्स, लंग की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रेन में माइग्रेन हो सकता है। दिस आर ऑल क्रिएटेड बाय स्ट्रेस। क्योंकि बॉडी को हमने ट्रेन कर दिया बाय मिसयूज ऑफ ब्रेन, एक ऐसे दुश्मन से लड़ने की तैयारी करो जो कभी आता ही नहीं है। राइट। तो क्या कर सकते हैं ऑन द डेली बेसिस, हमें क्या करना चाहिए टू डील विद दिस? ये जो रिस्पॉन्स आता है इसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, फाइट फ्लाइट एंड फ्रीज। मैं सॉल्यूशन पे आऊँगा, लेकिन पहले इसको समझना ज़रूरी है। फाइट फ्लाइट एंड फ्रीज रिस्पॉन्स होता ये है कि मान लो कि अगर हम इस रिस्पॉन्स में हैं तो हमेशा हम लड़ने के मूड में रहते हैं। वाइफ ने कहा कि कॉफ़ी ले आऊँ, अरे तुम्हें तो बस परेशान करना रहता है। किड्स ने कुछ बोला, बॉस ने कुछ बोला, एंड वी आर ऑलवेज रिएक्टिंग। व्हाट इज दिस? दिस इज फाइट या फ्लाइट। चलो ना घूमने नहीं, अभी तो मैं नहीं जा सकता। कोई कॉल आया, हमने कॉल को भी अवॉइड कर दिया, कह दो कि पापा सो रहे हैं। व्हाट इज दिस? फ्लाइट। वी आर रनिंग फ्रॉम लाइफ बिकॉज वी आर इन फियर, वी आर इन पैनिक, वी आर इन इमरजेंसी मोड। लाइफ इज नॉट इंपॉर्टेंट टू अस। एंड फ्रीज, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये होता सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन के कारण, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? वो है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन या वेगस नर्व एक्टिवेशन। हमारे अंदर ही एक ऐसी मैकेनिज्म भी है जो बॉडी को रिज्यूविनेट करती है, जो बॉडी को स्ट्रेंथ लाती है, जो हमारे शरीर के अंदर फिर से बैलेंस क्रिएट करती है, जो जहाँ भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हील करती है। कहते हैं ना, दुनिया में अगर एक काम जिंदगी में कर लिया, सिर्फ वेगस नर्व को एक्टिवेट करना अगर हमने सीख लिया, तो फिर जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। वेगस नर्व, या व्हाट इज इट? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है सिंपैथेटिक। वो मैकेनिज्म इसलिए है कि कोई इमरजेंसी या खतरा हमारे ऊपर आ जाए तो हम उससे लड़ सकें, बॉडी प्रिपेयर हो सके। लेकिन जब वो खतरा नहीं है तो क्या होगा? सरकारी फंड जो है, मान लो कि किला की आप अगर क्वीन हो तो क्या करोगे? उसका यूज़ करोगे कि लोगों को न्यूट्रिशन मिले, अच्छा खाना मिले, लोगों का इंटरटेनमेंट भी हो, उनकी पढ़ाई भी हो, कुछ रोड बने। तो सेम हमारी बॉडी में भी होता है। ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट, ये रिजुविनेट करता है हमारी बॉडी को, नई एनर्जी देता है। जो ओल्ड डेड टिश्यूज़ हैं, एपोप्टोसिस से उनको डेड करता है, एंड देन इट रिक्रिएट्स न्यू टिश्यूज़। ये जो यूजफुल जीन्स हैं उनको एक्टिवेट करता है, चाहे वो कोलेजन सिंथेसिस की हो या इलास्टिन की हो। आपने देखो ना, स्ट्रेस में आदमी बहुत समय तक हो तो बूढ़ा लगने लगता है, श्रिंकिंग हो जाती है स्किन की। क्यों? क्योंकि कोलेजन एंड इलास्टिन जो हैं वो कम बनती हैं। सारी एनर्जी जा रही है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में, हाथों पैरों में एनर्जी देने में, मसल पावर को बढ़ाने में, और गुस्सा दिलाने में, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी, एंगर एंड फियर, टू इमोशंस। बट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज RRR, रिलैक्स, रिजुविनेट एंड रिफ्रेश। ओके। तो जब हम इसको एक्टिवेट करते हैं तो सडनली ब्रेन को एक मैसेज आता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा ब्रेन झूठ बोल रहा है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ मिस इन्फॉर्मेशन, मिस कम्युनिकेशन। ये तुम्हारे ब्रेन की बदमाशी है जिसको तुम सच मान रहे हो। देयर इज़ नथिंग टू वरी, बी काम, बी कूल, एंजॉय योरसेल्फ। वाओ, ये हम सुन सकते हैं अपने अंदर से। या ब्यूटीफुल। एंड ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है जिससे शरीर में बैलेंस आना शुरू हो जाता है। क्योंकि नाउ द एनर्जी, बॉडी एनर्जी, लाइफ फोर्स इज अवेलेबल टू रिक्रिएट दोज थिंग्स दैट आर लॉस्ट, टू क्रिएट द बैलेंस अगेन, टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म,
to energize the body, purify the cells, empower the cells. Sounds magical, Yeah, but it is possible. true and possible and scientific. True. That's the beauty. So somebody who wants to change their life, Yeah. उन्हें क्या करना है? आई एम सो एक्साइटेड टू हियर दी स्टेप बाय स्टेप गाइड बाय यू कि ये अभी आज से ही मुझे पॉडकास्ट सुनने के बाद मुझे आपसे बात करने के बाद लग रहा है कि आई वांट टू टैप इनटू दिस मैजिक. तो इसके लिए मुझे क्या करना है अब? You have to die and you have to kill your brain and recreate the new brain and the new person. इज इट पॉसिबल? या अगर हम ब्रेन के लेवल पे बात करें तो सबसे पहले हमें ब्रेन में जो सर्किट्स हैं उन सर्किट्स को तोड़ना पड़ेगा, नए सर्किट्स क्रिएट करना पड़ेगा. अगर हम बॉडी के लेवल पे बात करें तो जो बॉडी की हैबिट हो चुकी है इमोशनल रिएक्शन देने की, नेगेटिव इमोशनल रिएक्शन की, डेविल्स कॉकटेल की, उस केमिस्ट्री को चेंज करके हमें फिर से इसे सेट करना पड़ेगा कि एंजल्स कॉकटेल हैप्पीनेस केमिकल्स बनाना शुरू करे. और तो और जब हम इसको चेंज कर लेते हैं देन आवर रेस्पॉन्स, आवर बिहेवियर, एवरीथिंग चेंजेस. तो अगर मैं फंक्शनल स्टेप्स कुछ बताऊं तो उसके लिए पहला स्टेप ये है कि ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा टू गो इनटू अल्फा स्टेट, द स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन. ओके. आज स्लीप की इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ऐसा नहीं कि मेलाटोनिन की कमी है या फिर पीनियल ग्लैंड काम नहीं करता. यस, ये होता है बॉडी के लेवल पे, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा ब्रेन शांति नहीं होता, ओवर थिंकिंग में. और जब ओवर थिंकिंग में है दैट इज़ इन द बेटा स्टेट, हाई बीटा स्टेट. और ब्रेन को रिलैक्स चाहिए, अल्फा स्टेट में जाना चाहिए, तभी वो सो पाएगा. और डीप स्लीप तो और भी स्लो ब्रेन वेव पैटर्न होती है, 1 to 3 हर्ट्ज, 1 to 4 हर्ट्ज, डेल्टा एंड थीटा वेव्स. तो पहली चीज़ तो हमें जो रेगुलेट करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जाननी पड़ेंगी जिसके सहारे कि हम अपने ब्रेन को काम डाउन कर पाएँ, शांत कर पाएँ, अल्फा स्टेट में ले जाना सीख पाएँ. कैसे लेके जाएंगे? या इसके लिए पहली टेक्निक है मेडिटेशन. वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट जो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वो है मेडिटेशन. आप 5 मिनट 10 मिनट आंखें बंद करके खुद के साथ समय को व्यतीत करें. आज इंसान अपने मोबाइल के साथ, हर चीज़ के साथ समय को वेस्ट करता है, बट हार्डली उसके पास ये समय है कि वो खुद को टाइम दे सके, खुद से बातें कर सके, वो बोलना छोड़कर खुद को सुन सके, अपनी पेन, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ रह सके. दैट इज़ द ग्रेटेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर क्रिएटिंग एन अल्फा स्टेट. सेकेंड है हमारा इन्वायरमेंट. हम उस इन्वायरमेंट में रहते हैं जो हमारे अंदर गुस्सा पैदा करता है, नफरत पैदा करता है और कंपटीशन पैदा करता है. वी हैव टू मेक न्यू फ्रेंड्स, वी हैव टू मेक न्यू मेंटर्स, वी हैव टू रीड सम न्यू बुक्स दैट विल ट्रिगर द न्यूरोप्लास्टिसिटी इन योर फेवर. यू हैव टू मेक सम ग्रेट गोल्स, ऐसे गोल्स जो कि हमें एक्साइटिंग हों. एंड नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड आवर पैशन टू. आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम में कहते हैं ना, वो दुनिया में सबसे डेंजरस इंसान है जिसने अपने पैशन को ढूंढ लिया, बिकॉज ही इज़ हैप्पी. मिस्टर बीस 26 साल के यूट्यूबर हैं और मल्टी मिलियनेयर हैं, ही इज़ अ बिलियनेयर. और उन्होंने कहा कि मेरी सक्सेस का एक ही रीज़न है कि आई फाउंड अर्ली कि मुझे क्या पसंद है और मैं वही करता हूँ जो मुझे पसंद है. एंड इट हैज़ अ हीलिंग इम्पैक्ट ऑल्सो. एक रिसर्च ये कहता है कि पियानो प्लेयर एक आदमी था जिसको आर्थराइटिस थी, उंगलियां नहीं चलती थी. सडनली वो एक पियानो को देखते हैं और उन्होंने बजाना शुरू किया और उनकी उंगलियों में कोई पेन नहीं था जब भी वो पियानो बजा रहे थे. बिकॉज इफ़ यू आर फॉलोइंग योर पैशन, ब्रेन रिलीजेस हैप्पीनेस केमिकल एंडोर्फिन एंड दैट इज नेचुरल पेन किलर. तो हमें अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा. देन वी हैव टू फोकस ऑन आवर ब्रीदिंग ऑल्सो. होता क्या है कि वी ऑल आर ओवर थिंकिंग एंड ओवर ईटिंग एंड अंडर ब्रीदिंग एंड अंडर ड्रिंकिंग. तो स्टॉपिंग द ओवर थिंकिंग एंड ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, आप चाहे कोई प्राणायाम करें या कोई भी प्रैक्टिस करें या फिर ओंकार की चैंटिंग करें, कुछ भी करें, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ये भी हमारे वेगस नर्व को या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है. या फिर जब ओंकार की आप चैंटिंग करते हो तो इससे वोकल कॉर्ड में जो वेगस नर्व है उसके साथ साथ जो हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वहाँ भी वेगस नर्व की ब्रांचेस, वो आवाज़ जाती है और वो ब्रेन स्टेम को मैसेज जाता है ऑल इज वेल. तो देयर आर मल्टीपल वेज, बट मैं बेसिक अप्रोचेस बता रहा हूँ ग्रॉसली कि इंसान किसी को भी इसमें से चूज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है. किसी एक को भी पकड़ लिया तो बेस्ट है. somebody who's dealing with insomnia, नींद नहीं आती, वो कब करे ये सब चीज़ें? या
जब नींद नहीं आती और वो बिस्तर पे हैं, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। यही सब करो। डू द डीप ब्रीदिंग, डू मेडिटेशन, रीड समथिंग पॉजिटिव, राइट सम एफर्मेशंस, रिलैक्स योर बॉडी, डू योग निंद्रा। व्हाट इज योग निंद्रा? या एक्चुअली ऐसा क्या हुआ था कि पहले मुझे भी कभी कभी नींद की प्रॉब्लम आती थी, तो मैंने इसको डिस्कवर किया और योग निंद्रा की वीडियो को मैंने यूट्यूब पे डाला। उसके बाद मुझे हज़ारों लाखों मेल आने शुरू हुए कि सर मेरी ज़िंदगी बदल गई, मैं एकदम ठीक हो गया, ये हो गया, नींद नहीं आती थी, लेकिन आपकी मेडिटेशन ने नई ज़िंदगी दे दी। होता क्या है कि जब हम अपने बॉडी को रिलैक्स ना कर पाएँ तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा माइंड रिलैक्स होगा, बिकॉज इट इज़ बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। तो योग निंद्रा में हम लेटते हैं और प्रोग्रेसिवली अपने सारे मसल्स को रिलैक्स करते हैं। एंड व्हेन यू आर रिलैक्सिंग योर बॉडी, योर माइंड ऑल्सो बिकम्स रिलैक्स्ड। तो धीरे धीरे वो फेज आता है जब वो अल्फा स्टेज में जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसे नींद अच्छी आती है। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि हम इंसान, थोड़ी सी फिलोसफिकल कंसेप्ट है, जो इंसान खो दे शायद वो ना मिले। अगर मान लो आपने अपना पर्स खो दिया, खास करके मेट्रो में, तो शायद ना मिले, लेकिन जो आप हैं, जिसको आपने भुलाया है, उसको तो याद दिलाया ही जा सकता है। तो हम कभी उस एबिलिटी को मिस नहीं करते कि हम अपने आप को हील कर सकें, हम अपने आप को पावर दे सकें, हम खुश हो सकें, हम लाइफ को एंजॉय कर सकें। जस्ट इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कि वो दब गई है, हमें सिर्फ उसे उघाड़ना, एक्सपोज करना है, रिवील करना है। एंड अवेयरनेस इज द टूल। क्योंकि जैसे ही आप मेडिटेशन करते हो, यू बिकम अवेयर। फर्स्ट थिंग, मेटाकॉग्निशन। अवेयरनेस के बाद सेकेंड स्टेप आता है हीलिंग। हीलिंग का मतलब क्या है? लाइफ में जहाँ जहाँ भी फॉल्ट है, मम्मी है ना मेरे बचपन में चावल को चुनती थी, वो चावल की हीलिंग कर रही हैं, मीन्स प्यूरिफाइंग द थिंग्स। जो भी नेगेटिव है अपने आप डिलीट कर देना, फिर वही बचेगा जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव लाने की जरूरत नहीं, जो ऑलरेडी परफेक्ट है, जिसको गॉड ने बनाया है, उसमें आप क्या ऐड कर सकते हो? सो यू आर ऑलरेडी हील्ड, यू आर ऑलरेडी प्योर, लव इज योर नेचर। देन कम्स द नेक्स्ट फेज, रिविलेशन। यू नो योर ट्रू नेचर, इट्स नॉट लैक, इट्स लव, इट्स एबंडेंस। आपके अंदर करेज है, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर मोटिवेशन है। दीज आर योर नेचुरल स्टेट्स। एंड आफ्टर रिविलेशन कम्स द नेक्स्ट फेज, कि आपका लव इतना डोमिनेंट हो जाता है, आपकी शक्तियाँ, आपके करेज इतने डोमिनेंट हो जाते हैं, यू कांट होल्ड इट टू योर सेल्फ। एंड देन इट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन योर वर्क, इन योर एक्शंस। ये वो मोमेंट होता है जब विंची ने मोनालिसा पेंट कर दी होगी, या मोजार्ट ने अपनी कोई म्यूज़िक बनाई होगी। ये वो मोमेंट होता है जब शायद रविंद्रनाथ टैगोर सर ने अपनी गीतांजलि लिखी होगी। बिकॉज यूनिवर्स इज अ क्रिएटर एंड वी आर जस्ट द पेंटिंग ब्रश। इसलिए तो कबीरदास कहते थे कि हम वो यूनिवर्स की बांसुरी हैं जिससे ब्रह्मांड का संगीत फ्लो करता है। जस्ट आई हैव टू बी अ व्हीकल एंड अलाउ दैट टू हैपन। सर, आपने एक बहुत खूबसूरत बात बोली कि हम लोग अक्सर बोलते हैं ना, पॉजिटिविटी कैसे लाएं, कैसे पॉजिटिव रहें। आपने इतनी प्यारी बात बोल दी कि पॉजिटिविटी है, जस्ट टेक आउट द नेगेटिव। या एग्जैक्टली, वी डोंट हैव टू ब्रिंग द पॉजिटिविटी। या हमारा रियल नेचर ही यही। Beautiful. So, sir, any more tips that you want to give to the audience? Somebody जो आज mental health से deal कर रहा है, mental disorder हो गया है, या बहुत डिप्रेशन है, परेशान है फैमिली की प्रॉब्लम से, या फिर फिजिकल कोई बड़ा इशू आ गया है, कोई बड़ी बीमारी आ गई है, या वो बहुत छोटी बीमारी की रोज़ ही सर दर्द रहता है, तो उनके लिए आपके पास कोई ब्रॉडर टेक्निक्स हैं हीलिंग की जो वो कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बना सकते हैं? आपने इतने सारे सवाल पूछ लिए एक साथ कि आई एम रियली कंफ्यूज्ड, बट ठीक है। स्टिल पहली चीज़ तो हमें ये समझना पड़ेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा ब्रेन है, और सबसे बड़ी जो हीलिंग पावर है, जो केमिस्ट्री है, फार्मेसी है, वो भी हमारे बॉडी के अंदर ही है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, वी कैन डू इट। ये फेथ जब तक मिसिंग होगा ना, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। नाउ जब आपके पास फेथ आ गया कि यस आई हैव फेथ, आई कैन डू इट, हम उन एविडेंसेस को पढ़ना शुरू करते हैं। स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन एक जर्नल है जहाँ 3200 लोगों की केस स्टडीज़ है, जहाँ लोगों ने अपने कैंसर को, स्टेज 4 कैंसर को हील कर लिया, लीवर सिरोसिस को ठीक कर लिया, रीनल फेलियर था उसको एंड स्टेज, उसको ठीक कर लिया, एड्स को नेगेटिव कर लिया। और मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो फर्स्ट हैव द फेथ कि दुनिया में एक ऐसी पावर है जो मेरे हार्ट को धड़का रही है, फेफड़ों को फड़का रही है। ये शक्ति अगर मेरे बॉडी को बना सकती है,
इतने समय तक चला सकती है, तो ये शक्ति मेरे बॉडी को हील भी कर सकती है. दिस इज द फर्स्ट थिंग. यहाँ से आपको जाना पड़ेगा. सेकेंड थिंग इज, इफ यू डोंट कंट्रोल योर ब्रेन विल कंट्रोल यू. और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है थिंकिंग. हमें ओवर थिंकिंग से रिलैक्सेशन के फेज में जाना पड़ेगा. अपने थॉट्स की जो थिंकिंग है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम 60 से 70 हज़ार थॉट्स रोज सोच रहे हैं और ब्रेन इतना प्रोसेस नहीं कर सकता. मान लो एक आदमी है, रिसेप्शनिस्ट है, बैठी हुई है, उसको आपने 50 फाइल दे दिए, तो शायद किसी का वो मिस कर जाए, किसी की चेकिंग मिस कर जाए. बट अगर थोड़े से फाइल हैं तो शी कैन डू वेल. वही है. तो हमारा ब्रेन अगर कम थॉट्स हो, 4-5 हज़ार थॉट्स को प्रोसेस कर सकता है, इसके लिए बना है. सो यू हैव टू फाइंड अ वे टू रिड्यूस योर थिंकिंग. ये पार्क में घूमना हो सकता है. मैं टेक्निक्स पे ज़्यादा नहीं जाता, मैं बेसिक्स को ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि पहले आपको इंजीनियरिंग समझने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स अंडरस्टैंड द फिजिक्स. बिफोर राइटिंग अ पोइट्री, लेट्स लर्न ABCD एंड हाउ टू राइट अ सेंटेंस. सो सेकेंड थिंग है कि आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा. जब हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं बाय जर्नलिंग, बाय रीडिंग समथिंग न्यू, बाय लिसनिंग टू सम ग्रेट पर्सन्स, गोइंग टू सम ग्रेट प्लेसेस, बीइंग विथ नेचर, ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग रुक जाता है, नेगेटिव थिंकिंग रुक जाता है. एंड व्हेन योर थॉट्स आर प्यूरिफाइड, you give a different signal, you create a better change inside your body. You again coming back to the restoration of health. You are coming back to balance, coherence and order, which was initially in the state of disorder. Third is your emotions. और emotions के लिए आपको अपने हार्ट को हील करना पड़ेगा. हमें से ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ही यही है कि वो हार्ट सेंटर्ड नहीं है, माइंड सेंटर्ड है. और अगर आप माइंड सेंटर्ड हैं तो कितने भी इंटेलिजेंट, स्मार्ट बन जाएं, आप जितने भी रिसोर्सेज आपको दिए जाएंगे, आप उनका मिसयूज करेंगे. ओशो कहते थे ना कि इस अस्तित्व को मीठा करो, जहां जा रहे हो उसको प्यूरिफाई करो, उसको बेहतर करो, उसको सुगंधित करो. वो तभी होगा जो आपने पहले सवाल पूछा, स्पिरिचुअलिटी अगर हमारे साथ है, अगर हम हार्ट में जीना शुरू कर दें, अगर हम ये समझें कि किसी दूसरे की, मेरे भाई की सक्सेस भी मेरी सक्सेस है, और एक भी इंसान अगर पेन में है तो हम भी पेन में हैं. दिस इज नॉट जस्ट फिलॉसफी. If you start living this, you start purifying the planet. You start energizing the planet. And that not only energizes the planet, it energizes your body. Again, it creates the same balance. So the world needs more empathetic people, Yeah. healers. Altruism पे बहुत सारी रिसर्च हैं. बुद्धिस्ट मॉन्क के ऊपर जो रिसर्च की गई, बहुत सारे ऐसे रिसर्च हैं. I can speak countlessly, but मैं ब्रीफ में ही बता रहा हूँ ये सारी बातें, कि वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं. एंड नेक्स्ट, यू हैव टू हैव सम प्रैक्टिस एवरी आवर. कुछ ऐसा हर दिन में, मतलब 1 घंटा खुद को दीजिए. इन दैट आवर ट्राई टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ. लर्न सम टेक्निक्स जो आपके ब्रेन को स्लो करती हैं. रिमूव द पेनफुल मेमोरीज, द ट्रॉमास. डू द रीडिंग वर्क एंड देन पुट द राइट सीड्स, व्हाट यू वांट, राइट योर गोल्स, डू सम एफर्मेशंस. सिंस द सॉइल इज रेडी, वो सारी चीजें काम करना शुरू कर देंगी. So this will create a balance Yeah, in our mind exactly. and body. Yeah. So is there any hacks that we can tap on the happiness hormones? That is again a great question and my beautiful question. Thank you for asking this question. Socrates कहते थे ना कि दुनिया में जो भी एक्शंस हम लेते हैं, किसी काम को करते हैं या नहीं करते हैं, किसी से बातें करते हैं नहीं करते हैं, उसका एक ही पर्पस होता है, वी वांट टू फील हैप्पी. और आज इंसान की लिस्ट में सारी चीज़ें उसके गोल में हैं, लेकिन हैप्पीनेस नहीं है. इसलिए वो हर चीज़ को पाकर भी खोखला या अधूरा महसूस करता है. आई हैव वर्कड विद सम ऑफ द मिलियनेयर्स. डू यू नो व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम? वो कहते हैं कि मेरे पास दुनिया में सब कुछ है, लेकिन फिर भी ना अकेले में मैं रोता हूँ. सबके सामने हंसता हूँ, खुद के लिए रोता हूँ. दुनिया के लिए सक्सेसफुल हूँ, लेकिन खुद के लिए मैं फेलियर. बिकॉज सक्सेस इज अ, क्या है ना, इज अ साइंस. कोई भी इस स्टेप्स को प्रैक्टिस करेगा, सेल सीख जाए, बनाना सीख जाए, क्रिएटिविटी सीख जाए, तो सक्सेसफुल हो जाएगा. बट हैप्पीनेस इज एन आर्ट, फुलफिलमेंट इज एन आर्ट. तो उस आर्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं. देयर आर 4 बेसिकली केमिकल्स: डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, इंडोर्फिन्स. उसके अलावा कुछ और भी हैं, एनेंडामाइड वगैरह. ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जब ज़्यादा रहते हैं हमारे ब्रेन में, देन वी आर फीलिंग हैप्पी.
और हैप्पीनेस हमारे लाइफ के सारे एरियाज़ को डोमिनेट करता है। डोपामिन अगर 0.1% बढ़ जाए तो आप इतने मोटिवेटेड हो जाएंगे कि पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी इंपॉर्टेंट है आप कर दोगे। ऑक्सीटोसिन अगर 0.1% बढ़ जाए तो इतनी जो रोड रेजेस हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, नफरत हो रही हैं, गॉसिपिंग हो रही है, ये सब खत्म हो जाएगा। बिकॉज यू कांट बी लविंग एंड हेटिंग द सेम पर्सन एट द सेम टाइम। क्या पॉसिबल है? एक माँ क्या अपने बेटे से कितने समय तक गुस्सा रहेगी? वाई शी फॉरगिव्स हिम? बिकॉज ऑफ लव। बिकॉज ऑफ लव। इट्स लव। तो ये लव की पावर है। ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन अगर थोड़ा सा बढ़ जाए तो आप इतने खुश हो जाएंगे कि दुनिया के सारे साइकोलॉजिस्ट्स, साइकेट्रिस्ट को बेरोजगार कर देंगे। ये जितनी ओसीडीज हो रही हैं, स्ट्रेस हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। और इंडोर्फिन्स थोड़ा सा बढ़ जाए तो शरीर में जितना पेन है अपने आप चला जाएगा। और क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से वंस यू आर हैप्पी, यू आर गिविंग द राइट वाइब्रेशन, सो नाउ लाइफ विल स्टार्ट वर्किंग टू यू। दुनिया के पास जो बेस्ट है वो आपको देना शुरू कर देगा। लाइफ की जो बेस्ट चीज़ें आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएंगी एंड यू विल स्टार्ट लुकिंग गुड टू द यूनिवर्स। आपकी मैनिफेस्टेशंस काम करने लगेंगी। मैनिफेस्टेशंस काम करेंगी, आपका लक अच्छा हो जाएगा। यू विल स्टार्ट गेटिंग न्यू आइडियाज, न्यू इंसाइट्स। यू विल फील दैट एज इफ यू आर बीइंग गाइडेड, बिकॉज इन दिस स्टेट योर हार्ट इज ओपन, यू आर कनेक्टेड टू द योर सेंटर, जहाँ से कि इंट्यूशन आ रहा है, गाइडेंस आ रहा है, विजडम आ रहा है, पावर आ रहा है। सो दैट कैन हैपन। और उसका भी स्टेट है, अगर हम थोड़ी बात इस पे भी कर लें कि कैसे हम हैप्पीनेस हार्मोन्स को अपने हैक ला सकते हैं, या व्हाट्स द हैक? या व्हाट्स द हैक। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमें समझना पड़ेगा कि वी हैव टू लिव अ लाइफ ऑफ पर्पस। कहते हैं ना कि इफ़ यू आर नॉट गिविंग यू आर नॉट लिविंग, इफ़ यू आर नॉट सर्विंग यू आर नॉट लिविंग। पेड़ कभी भी अपने फल को नहीं खाता, और पेड़ तभी तक उपयोगी है जब तक कि वो फल दे रहा है। सो द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू बी रिच, नॉट टू बी हैंडसम, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी यूजफुल। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि दुनिया में कोई ऐसा भिखारी नहीं है जो कि कुछ दे ना सके। तो हमें खुद से ये पूछना पड़ेगा कि मेरे पास ऐसा क्या है जो कि मैं दुनिया को दे सकता हूँ, दुनिया के लिए कर सकता हूँ। अगर कुछ नहीं है तो उसको नर्चर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम में से हर किसी के पास ऐसा गिफ्ट है जो यूनिवर्स ने दिया है। और ये प्रॉब्लम है कि हम उस गिफ्ट को कभी खोलते ही नहीं। तो वी हैव टू जस्ट ओपन द गिफ्ट्स विच इज़ हिडन। दुनिया में सबसे बड़ी फेलियर क्या है पता है? ये नहीं कि आप करोड़पति नहीं बने, सबसे बड़ी फेलियर ये है कि आपने अपने अंदर के गिफ्ट को नहीं खोला। और यही लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट भी है कि मैं कुछ करना चाहता था, कुछ करना चाहती थी, बस बोर्डम के कारण, कंफर्ट जोन के कारण मैंने एक्शन कभी नहीं लिया। ब्यूटीफुल। So this is the first thing. Find your purpose. Find something that you can share. You can do for somebody. क्या कर सकते हैं? Altruism. उस पर काफ़ी रिसर्च है बुद्धिस्ट मॉन्क की, उनके ब्रेन पे किया गया, उन्होंने नहीं किया रिसर्च, कि जब आप एल्ट्रिस्टिक होते हो तो ना सिर्फ आप अपनी बॉडी को हील करते हो, यू आर ऑलवेज इन द राइट माइंड सेट एंड राइट थिंग्स जस्ट हैपन टू यू एंड हैपन थ्रू यू। And why all the monks are always happy and satisfied? What is? Yeah, I've lived with some of the monks. उनके प्रोग्राम से मैं जाता था, अभी भी जाता हूँ। हाँ. जो भी होता है माइंडफुलनेस और इन सब ग्रुप में, व्हाट आई हैव सीन इज, कुछ डीपर बातें बता रहा हूँ मैं, कि एक से मैंने कनेक्ट किया, देखा कि कल कुछ होना था, भोज होना था, और ही वॉज नॉट हैविंग राशन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मैंने पूछा, सर अब ये कैसे होगा यहाँ पे? तो कहते हैं देखो, करने वाला ना इंसान इसीलिए प्रॉब्लम में रहता है, जीत भी उसकी हार भी उसकी, करने वाला वो है, जीत भी उसकी हार भी उसकी, वही है जो कर रहा है। अगर मैं कुछ अच्छा करूंगा तो ये भी उसका है, अगर कुछ बुरा हुआ तो वो भी उसका है, तो मैं टेंशन क्यों लूं? दलाई लामा इसको हमेशा कहते हैं कि दलाई लामा का एक और कोट पहले मुझे याद आ गया, बहुत अच्छा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। कह रहे हैं कि अगर आप हैप्पी नहीं हो, हैप्पीनेस क्यों ज़रूरी है? तो आपके पास भले ही हज़ारों फ्लोर की बिल्डिंग हो, सारे नौकर चाकर हो, सब कुछ हो, स्टिल यू विल बी लुकिंग फॉर ओनली वन विंडो जिसे आप जंप कर सकें। दैट्स वाई हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कहते हैं हैप्पीनेस के लिए देखो लाइफ की सिचुएशंस वो दो ही टाइप की होती हैं। इसमें या तो तुम कुछ कर सकते हो, बुद्धिस्ट मॉन्क का बता रहा हूँ, या तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो एक्शन लो, स्ट्रेस क्यों? और अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो जस्ट रिलैक्स, फिर स्ट्रेस क्यों? क्योंकि स्ट्रेस लेने से प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे ब्रेन को ये गलत फहमी है कि भाई हैविंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी
We can solve the problem, but it's the biggest myth. So that's one thing. दूसरी उनकी प्रेयर. तो मैंने देखा प्रेयर में वो इंसेंस जला रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ साउंड्स निकाल रहे हैं, ऐसा हो रहा है. मतलब आपने प्रेयर में क्या मांगा? एंड व्हाट दे सेड इज रियली शॉक्ड मी. क्योंकि हंसने लगे और वो कहते हैं जो रियल प्रेयर है ना, उसमें कुछ मांगा नहीं जाता है. जिसने तुम्हें बनाया है उसे यही नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए. मैं तो उस पर छोड़ देता हूँ, जो तुम्हें करना है तू कर ले, तेरी मर्जी है. प्रेयर का मतलब हमारे लिए तो कि क्या मांगना है, हाथ जोड़ते ही ये दे दो ये दे दो. बिकॉज व्हेन यू आर सेइंग ना, कुछ मांगते हो, यू आर एक्टिवेटिंग द लैक फीलिंग, और लैक इज सैडनेस, आपको एम्प्टी करता है. एंड थर्ड इज सरेंडर. वो सरेंडर में रहते हैं, है ना. कि रिनपोचे कहते थे कई बार वो नेपाल में जाना पड़ता था, तराई में, तो जो आवाज़ आप दो वो आवाज़ ही रिटर्न आती है. और लाइफ में भी यही सही है. इको, मैं कितना दुष्ट हूँ, दुनिया कितनी बेकार है, बेकार है होनी शुरू हो जाती. बट जिस दिन आपने ये कह दिया दुनिया कितनी खूबसूरत है यार, वही रेजोनेंस लाइफ से आएगी. और जिस दिन आपने ये कह दिया ले आज से मेरा सब कुछ तेरा है, वही रेजोनेंस यूनिवर्स से आनी शुरू हो जाती है. एंड दैट विल ब्लो योर माइंड एंड चेंज योर लाइफ फॉर एवर. तीसरा पॉइंट इज सरेंडर. फोर्थ इज ईगो. दे आर कमिंग आउट ऑफ ईगो, दे आर नेवर लिविंग इन ईगो. सिकंदर महान की मौत होती है और उसकी माँ कब्र पे जाती है और कहते हैं अरे मेरे महान बेटे सिकंदर, चल उठ के खड़ा हो जा. स्टोरी है, स्टोरी की तरह ही लेना. और अंदर से आवाज आती है माते तुम किस सिकंदर की बात कर रही हो, यहाँ तो हजारों सिकंदर मौत की नींद में सो रहे. कोई संगीत का सिकंदर है, कोई फिजिक्स का सिकंदर है, कोई केमिस्ट्री का सिकंदर है. हर एक सिकंदर की यही गति होती है. उस समंदर की लहरों की तरह ऊंचा उठता है, अभिमान करता है और अंत में उसी पानी में मिल जाता है. So they know that everything is temporary. Yes, Nothing is permanent. that's the ultimate truth. And once you know this, my God, you have cracked the deal. Beautiful. So what is I'll have to wrap up the show. The conversation is amazing. I don't feel like wrapping it up, but we have to. So what is your definition of a meaningful and happy life? एक ऐसा लाइफ जिसमें कि आप ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हो, and you are using your brain power not only to have a healthy body but also to have a tranquil and relaxed mind. क्योंकि जब हम ब्रेन को लाइफ कंट्रोल करने के लिए दे देना, तो ब्रेन के पास ताकत तो है पर इंटेलिजेंस नहीं है. एक बच्चे की तरह, जैसे आपने 1 करोड़ रुपए पकड़ा दिए, तो उसको मिसयूज करेगा वीडियो गेम्स और सारी चीज़ों को लाने में. बट हेयर व्हेन यू आर कंट्रोलिंग द ब्रेन्स पावर, देन यू आर द बॉस. यू आर नॉट जस्ट हीलिंग योर बॉडी, but you are also adding value to the life. You are inspiring just by your being, and you are creating not only beauty outside but also beauty inside. Wow. You have added a lot of value to my life and to the viewers. Thank you so much, Dr. Prabhat. Thank for you. joining Thank us. you. Thank you for having me. Yeah. It's an honor. Really, it's an honor. We are honored to have you. So that is it for today's episode. And always remember that the true healing starts within. Thank you so much. Take care.